दूसरे लोग चुनावों में केवल कुछ लॉलीपॉप दिखाने की बातें कर सकते हैं। लैपटॉप दूंगा, मैं आपको स्कूटी दूंगी, ऐसा कहने से कोई जागरण होने वाला नहीं है, कोई जागृति होने वाली नहीं है कि आजादी का आंदोलन नहीं था। यह अंग्रेजों को भारत से भगाने का आंदोलन था और अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मणों को बिठाने का आंदोलन था। तो गांधी नेहरू के आजादी का आंदोलन देश को आजाद करने का आंदोलन था, देश में रहने वाले लोगों को आजाद करने का आंदोलन नहीं था। और 15 अगस्त 47 को एक विदेशी अंग्रेज नाम का चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का उपरान हो गया, जिनकी संख्या 3.5% है। उन लोगों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि ये प्रधानमंत्री है या जोकर है, ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। राउंड अबाउट 80% जो अधिकारी है वह है ब्राह्मण, समूचे जाति के लोग। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका कब्जा है, प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें छपती है, उस पर कब्जा है। ट्रेडिशनल मीडिया, मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचा कुचा महाराज, आरएसएस के लोग बार बार मांग करते हैं कि कानून बनाया जाए कंपलसरी वोट का। क्यों? ऊंचे जाति के लोग वोट डालने के लिए ही नहीं जाते। क्या बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने, योगी ने या किसी भी राजनीतिक दल ने क्या कोई स्टैम्प पेपर पर घोषणा पत्र लिखकर दिया? एक दल है, इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का मैं कन्वीनर हूं, मगर मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं, क्योंकि मैं कर्मचारी नहीं हूं। इसलिए ये जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए मुझे किसी प्रकार की कानूनी बाध्यताएं नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कर रहा हूं। और इसके पीछे मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शासन करती जमात बनाना हमारे आंदोलन का लक्ष्य है, तो हमारे लोगों को शासन करने वाली जमात बनाना हमारा लक्ष्य है। केवल उत्तर प्रदेश का शासनकर्ता बनना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य देश का शासनकर्ता जमात बनना लक्ष्य है। इसलिए वामसेन भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, मैं इसका वामसेन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, बहुजन क्रांति मोर्चा का संयोजक हूं। तो एक तरह से ये जो आंदोलन चलाया गया है, आज इस आंदोलन की जड़ें 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। ये कोई छोटा मोटा संगठन मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विशाल संगठित शक्ति का मामला है। और ये जो विशाल संगठित शक्ति है, ये संगठित शक्ति राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में समर्थन करने के लिए हमने खड़ी की हुई है। इसलिए इसकी ताकत, इसकी क्षमता राष्ट्रीय स्तर की है और राष्ट्रीय स्तर के तमाम राज्यों के लोग
इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे जानने के लिए मैं आपको 2-3 प्रमुख बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आजादी का आंदोलन नहीं था। ये बात हमारे लोगों को जानना समझना जरूरी है। दूसरे लोग चुनावों में केवल कुछ लॉलीपॉप दिखाने की बातें कर सकते हैं। उस लॉलीपॉप दिखाने की बातों से कोई जागरण होने वाला नहीं है। अगर किसी ने कहा कि मैं आपको लैपटॉप दूंगा, मैं आपको स्कूटी दूंगी, ऐसा कहने से कोई जागरण होने वाला नहीं है, कोई जागृति होने वाली नहीं है। मगर जागृति होना बहुत जरूरी है। जागृति होने से लोग गुमराह नहीं होंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होगा और वो गुमराही के शिकार नहीं हो सकते। ये बात जानना, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि आजादी का आंदोलन नहीं था। यह अंग्रेजों को भारत से भगाने का आंदोलन था और अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मणों को बिठाने का आंदोलन था। ये अहम बात है। और इसलिए जब अंग्रेज चले गए तो क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू काश्मीरी ब्राह्मण, उसको देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करके चले गए। हमारे बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। जब आजादी का आंदोलन गांधी और नेहरू के नेतृत्व में चलाया जा रहा था तो उन्होंने नारा लगाया था, फ्रीडम ऑफ द कंट्री। हम लोग देश को आजाद करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने नारा लगाया, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। हम देश में रहने वाले लोगों को आजाद कराना चाहते हैं। तो गांधी नेहरू के आजादी का आंदोलन देश को आजाद करने का आंदोलन था, देश में रहने वाले लोगों को आजाद करने का आंदोलन नहीं था। एक फर्क हमारे लोगों को समझना जरूरी है। यही वजह है 15 अगस्त 47 को देश तो आजाद हो गया। मगर आज पुलिस चौकी पर अगर हमारा आदमी एफआईआर दाखिल करने के लिए कहता है, एफआईआर दाखिल करने के लिए जाता है पुलिस चौकी में, एफआईआर दाखिल नहीं करता है चौकी इंचार्ज, तो देश तो आजाद हो गया, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। एक पहले हम लोगों को समझना होगा। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, एक उदाहरण दिया मैंने। दूसरी बात, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उस संविधान पर अमल करने के लिए 1952 को लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ। उस चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रेसिडेंट भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए।
मैं जब ब्राह्मण शब्द का उपयोग करता हूं तो इसका मतलब ब्राह्मण जाति नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि ऐसे लोगों का समूह जो अंग्रेजों की तरह विदेशी है। डीएनए के आधार पर केवल अंग्रेज विदेशी नहीं थे, ब्राह्मण भी भारत में विदेशी है। और 15 अगस्त 47 को एक विदेशी अंग्रेज नाम का चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। जो विदेशी ब्राह्मण भारत का हुक्मरान हो गया उसने भारत में अफवाह फैलाई, भारत आजाद हो गया। और हमारे भोले शंकर लोगों ने भी मान लिया भारत आजाद हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस संविधान पर अमल करने के लिए 52 को चुनाव हुआ। इस चुनाव में 60% टिकटें जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों को दी। 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए गए। 22.5% एससी और एसटी के जो जॉइंट इलेक्टोरेट में पूना पैक्ट में चुनकर जाने वाले नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव की मदद से जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आजाद भारत के संसद पर कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद ऐसे ऐसे कानून बनाए। ये कानून बनाने की वजह से आज जिनकी संख्या 3.5% है उन लोगों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, जिनके 543 में से 450 जिलों में 450 लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट, उससे भी ज्यादा 543 में से 5 नेशनल लेवल की पार्टियां जिनकी संख्या 3.5% है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज करने के लिए 6% वोट चाहिए, मगर ब्राह्मणों के पास तो 3.5% ही है। एक राज्य में भी उनकी पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। कम से कम 4 राज्यों में पार्टी रिकॉग्नाइज होने के बाद ही कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। तो इस तरह से 3.5% लोगों की संख्या के आधार पर एक राज्य में पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और इनके 450 से ज्यादा सांसद पर कब्जा है। इस तरह से लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। जैसे 4 पहिए, 4 पाई के 4 पहिए होते हैं, उसको बिछाकर ही आदमी बैठ सकता है। अगर 4 पाई का एक पहिया ना हो तो 4 पाई पर बैठने लायक जगह नहीं हो सकती है। उसी तरह से लोकतंत्र 4 पहिए पर खड़ा है और 4 पहिए पर खड़ा होने के बाद ही वो कार्य करने लायक बनता है। ये 4 पहिए क्या है? तो पहला पहिया है विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है और वहां का चुनाव देश में 2 जगह होता है, एक विधानसभा में और एक लोकसभा में। तो अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का चुनाव। तो इस तरह से यहां 403 सदस्य है, लोकसभा में 543 है। तो विधायिका में आज
5 राजनीतिक दलों का कब्जा है ब्राह्मणों। कौन सा? एक कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा कम्युनिस्ट, चौथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, पांचवा तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी। ये 5 दल ब्राह्मणों ने स्थापित किए। जैसे कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, कागरकर ने बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। दूसरा भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले जनसंघ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनवाया। फिर भारतीय जनता पार्टी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। हो गया ब्राह्मण। तीसरा एक कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे बॉम्बे में कोकनस्थ ब्राह्मण था, उसने बनाई। चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी EMS नंबूद्रीपाद, केरला का नंबूद्री ब्राह्मण। 5 तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, एक तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। 5 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई। इस तरह के कानून बनाए, इस तरह के हालात पैदा किए गए और 5 राष्ट्रीय दल एक नहीं बन सकता। अगर ईमानदारी से चुनाव हो देश में तो 3.5% ब्राह्मणों के वोटों के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच चुनकर नहीं आ सकता। इसका सरपंच नहीं बना सकते। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी है, ये RSS के ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड किया हुआ प्रधानमंत्री है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि ये प्रधानमंत्री है या जोकर है। ये कब कौन सी टोपी डालता है तो कभी ऐसे मुर्गी का पंख लगाता है तो कभी, मतलब कौन सी टोपी डालता है। अगर उसके फोटो इकट्ठा किए जाए तो साला जोकर है कि प्रधानमंत्री है, भाई साला समझ में नहीं आता है। लोग कहते कि प्रधानमंत्री है मगर ये जोकर की तरह। इतनी टोपियां उसने डाला, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ये इतनी टोपियां बदलने वाला आदमी है। तो इस तरह से एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, एक ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। इसका सबूत क्या है? ओबीसी का आदमी है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया और मना कर दिया, नहीं करेंगे। ओबीसी का ही आदमी ओबीसी के ही विरोध में फैसला कर रहा है। आमतौर पे ऐसा कोई कर नहीं सकता मगर कर दिया है। कर दिया इसका मतलब ये है कि ये फैसला RSS के लोगों का है। अमल करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। RSS का मोहन भागवत ऐसा कहता है कि हम लोग सरकार में डे टू डे काम में दखल अंदाजी नहीं करते। RSS के मोहन भागवत ने बयान दिया, अखबार में बयान दिया कि हम सरकार के डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का एक अर्थ ये होता है कि डे टू डे हम हस्तक्षेप नहीं करते, कभी कभी करते हैं। डे टू डे नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। जब ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का मामला आता है तो फिर करते हैं। इसका मतलब है हमारे फेवर में जब कोई निर्णय करने का मामला आता है तो हस्तक्षेप किया जाता है। तो इस तरह से ये हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आज विधायिका पर जहां कानून बनाया जाता है वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ये लोकतंत्र का पहला पहिया। दूसरा पहिया क्या है? दूसरा पहिया है कार्यपालिका। IAS, IPS, IRS अधिकारी 79.2%, यानी राउंड अबाउट 80% जो अधिकारी है वह है ब्राह्मण तत्सम ऊंचे जाति के लोग। इतना प्रशासनिक मशीनरी पर कब्जा है। तो इसका मतलब है एक कार्यपालिका पर इनका कब्जा है। न्यायपालिका, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 97% हाईकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज पर ब्राह्मण तत्सम उच्च जाति का कब्जा है। ये तीसरा पहिया। चौथा पहिया है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका कब्जा है, प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें छपती है उस पर कब्जा है, ट्रेडिशनल मीडिया मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, बाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचा कुचा महाराज, बहुत लंबी लिस्ट है तो बहुत समय हो जाएगा बर्बाद। तो बचा कुचा महाराज में सब सवर हो जाता है। तो इस तरह से ये तीसरा मीडिया है। चौथा मीडिया क्या है? चौथा मीडिया है वोकल मीडिया। जैसे मैं भाषा का उपयोग करते हुए भाषण कर रहा हूं तो उसके लिए हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा हूं। मेरी मातृभाषा मराठी है, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग जो है वो जो देसी हिंदी बोलते हैं, गांव की हिंदी बोलते हैं, तो वो गांव की हिंदी भी भाषण में बोलने के लिए दिक्कत होती है। मतलब दिक्कत होती है हमारे लोगों को बोलने के लिए। जैसे अभी आपका ये सहारनपुर है तो इधर किधर को जा रही है? किधर से आ रही है? किधर को जा रही है? तो ये भाषण में भाषा जो है वो भाषण करने के लिए लौटे किधर को जा रही है? अब ये इस तरह की भाषा जो है ये भाषा भाषण में नहीं बोली जा सकती है। तो हमारे लोग जो है वो देसी भाषा बोलते हैं। तो लोकल जो भाषा है और जो भाषण करने वाली भाषा है उसमें अंतर होता है। तो हमारे लोगों को तो लोकल ही आती है, तो लोकल ही आती है। तो इस तरह से फिर उनको बोलने के लिए दिक्कत होती है। इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह से वोकल लैंग्वेज पर भी उनका ही कब्जा है। तो 4 प्रकार का मीडिया है, चारों प्रकार के मीडिया पर कब्जा है। और 4 पहिए हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों पर कब्जा है। और ब्राह्मण और तत्सम ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया था वो लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए लागू किया था। मगर जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणवादी समाज में इसे रूपांतरित कर दिया है। संविधान पर अमल किया होता तो लोकतांत्रिक समाज बनता, मगर संविधान पर अमल नहीं किया गया, ब्राह्मणवादी समाज बना। और हम लोग ब्राह्मणवादी समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटी और माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान, इन लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया। एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है। एक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए का चुनाव खर्चा किया जाता है। तो जिनके पास 100 रुपए की दिहाड़ी नहीं है वो 100 करोड़ रुपए का चुनाव कैसे लड़े? इसका मतलब है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इस देश में
वोट डालने वाले लाइन में खड़ा किया गया है कि तुम लोग लाइन लगाकर वोट डालने वाले लोग हो, शासन करने के लिए तुम्हारा काम नहीं है। हम लोगों को वोट देने वाले लाइन में केवल खड़ा किया गया है और हमारे लोग केवल वोट डालने वाले लाइन में खड़े। जब भी चुनाव आता है हमारे लोग वोट डालने वाले लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। आरएसएस के लोग बार बार मांग करते हैं कि कानून बनाया जाए कंपलसरी वोट का। क्यों? ऊंचे जाति के लोग वोट डालने के लिए ही नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? जानते? ऊंचे जाति के लोग वोट डालने के लिए क्यों नहीं जाते? कोई भी सरकार आएगी हमारी रहेगी, हमें वोट डालने के जाने की क्या जरूरत है? कोई भी सरकार आएगी वो हमारी बटीक सरकार रहेगी, तो हमें वोट डालने को जाने की क्या जरूरत है? वो वोट डालने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी लाइन लगाकर वोट डालते हैं, क्योंकि हमको वोट डालने वाले लाइन लगाकर वोट डालने वाले लोगों में तब्दील कर दिया गया है, भीड़ में तब्दील कर दिया गया है। इस तरह की व्यवस्था इस देश में लागू की गई, इससे सिद्ध हो गया है कि भारत का संविधान लागू तो किया, अमल नहीं किया गया है। ये सबूत देना, अमल नहीं किया गया। अमल होता तो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हो गया होता भारत। अमल अगर हो गया होता तो भारत में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हो गया होता, लोकतांत्रिक क्रांति हो गई होती और आम आदमी शक्तिशाली हो गया होता, साधारण आदमी शक्तिशाली हो गया होता। ऐसा नहीं होने दिया गया, इसको रोका गया। इस व्यवस्था को जो ब्राह्मणवादी समाज बनाया, लोकतांत्रिक समाज नहीं बनने दिया, इसको बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। मुझे कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है, वामन मेश्राम को एमएलए एमपी नहीं बनना है। मेरा लक्ष्य है मेरा समाज शासन करती जमात बने। ये वामन मेश्राम कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए। समाज मेरा शासन करती जमात बने, इसके लिए हमारी लड़ाई है। उम्र की 19 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, अभी 65 साल मेरी उम्र हो गई है। सरकारी नियमों के अनुसार 60 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। रिटायर्ड होने के बाद 5 साल हो गए हैं, मैं अभी रिटायर्ड नहीं हुआ हूं और टायर्ड भी नहीं हुआ, और 20 साल तक इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूं। जब 89वें साल में आडवाणी ने मोदी को कहा कि नहीं, तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैं बनूंगा। जब आडवाणी 89 साल में प्रधानमंत्री बनने की बात कर सकता है, तो मैं 65 साल से और 20 साल मिला हो तो 85 ही साल होगा भाई, 89 तो नहीं होगा। और ये 20 साल में हम ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य करें। चलो, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को राम नाम सत्य समझ में आता है। मैं तो समझता था मुझे अकेले कोई समझ में आता है, नहीं, अब लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये बदलने के लिए ये सारा का सारा मामला जो है, बदलने के लिए ये सारा का सारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का एक गठबंधन बनाया गया है। ये राजनीतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा काम करेगा
और सामाजिक संगठनों को देश भर में इकट्ठा करने के लिए भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा गठबंधन बनाकर काम करेगा। ये दोनों क्षेत्रों में काम करेगा। अब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या करेगा? 2-3 बातें बताकर समाप्त करना है। पहली बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब हमने ऐलान किया तो ऐलान करने के बाद में हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 साल के लिए एक शेड्यूल कास्ट का आदमी मुख्यमंत्री होगा। 2.5 साल के लिए एक शेड्यूल कास्ट का आदमी मुख्यमंत्री होगा। ये 2.5 साल के लिए, ये देखिए, ये है परमेंद्र प्रताप सिंह, आगरा के रहने वाले हैं, जाटव समाज के हैं। और ये जो राम सुरेश वर्मा जी है, ये ओबीसी के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। यदि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें बहुमत दिया तो 2.5 साल राम सुरेश वर्मा जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कौन जाति के हैं? तो ये अंबेडकर नगर फैजाबाद के कुर्मी जाति के ओबीसी है। दूसरा ये एक कुर्मी जाति के है, ओबीसी है। और तीसरा किसान है, किसानों के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। किसान आंदोलन में जो कानून पीछे लिए गए, उसके लिए जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में दिल्ली में झंडा गाड़कर, डंडा गाड़ करके, पंडाल लगा करके आंदोलन करने वाले किसान नेता है। बीजेपी ने किसान को मुख्यमंत्री नहीं बनवाया, कांग्रेस ने नहीं बनवाया, बीएसपी ने नहीं बनवाया और समाजवादी ने भी नहीं बनवाया, घोषित नहीं किया उम्मीदवार। बहुजन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा ये राम स्वरूप वर्मा जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। हो गया 2.5 साल। 5 उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया। पहला उप मुख्यमंत्री, खड़े हो जाइए, ये अपने मेहरबान अली जी। मैं जब ओवैसी साहब को मिला तो मैंने उनको पूछा, आप समाजवादी पार्टी को डिप्टी सीएम की मांग क्यों कर रहे हो? तो देने वाले नहीं है। चलो मैं कहता हूं, हम गठबंधन बनाते हैं, ले लो डिप्टी सीएम। उधर काहे के लिए मांग रहे हो? तो हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया तो मेहरबान अली जी को, जो राजनीति में लगभग 40 साल, कितने साल हुए मेहरबान अली जी? 72 साल की उम्र हो गई है और लगभग 50 साल राजनीति में है। अच्छा, 78 साल के हैं तो बहुत ज्यादा समय, लंबा समय जो है। तो 72 से अगर है तो इसका मतलब है 28 और 22, 50 साल। आज राजनीति में सीनियर राजनीतिक है, घर बैठे नहीं है, लड़ने वाले व्यक्ति है। इनको डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया गया। दूसरे डिप्टी सीएम है डॉक्टर रघुनंदन निषाद। एक डॉक्टर है और निषाद उर्फ मल्लाह और अपनी फूलन देवी के भतीजे, भांजे है, फूलन देवी के भांजे है और ये भी लड़ाकू है। अब आए थे ऑफिस में तो राइफल लेके, अरे ये काहे के लिए रखना जरूरी है।
तो इस तरह से आज मैंने कहा डॉक्टर हो भाई, इंजेक्शन लगाने का बजाय ये क्या लेके चल रहे हैं, रखना पड़ता है। आत्मरक्षा में सरकार का लाइसेंस दिया हुआ है। तो इस तरह से डॉक्टर रघुनंदन निषाद पढ़े लिखे एमबीसी के डिप्टी सीएम के दूसरे कैंडिडेट। तीसरे कैंडिडेट हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा आजमगढ़ के डॉक्टर, यानी एमबीबीएस डॉक्टर, अनपढ़ नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर। जैसे हमारे डीपी सिंह साहब रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो रिटायर होने के बाद भी इंजीनियर ही रहता है, तो इसलिए इंजीनियर डीपी सिंह लिखा जाता है, ध्यान रखना। जैसे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर होता है तो भी वो रिटायर्ड जस्टिस होता है, जस्टिस लिखा जाता है उसको, वो मरते जम तक उसके साथ रहता है। तो इस तरह से डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा ये आजमगढ़ के पूर्वी उत्तर प्रदेश के एमबीसी के डॉक्टर है और उनको बनाया गया है। दूसरे एमबीसी के कैंडिडेट है। चौथे है राम अजोर सरोज। जैसे शेड्यूल कास्ट में जाटो चमार, इनकी संख्या पहले नंबर की है, तो दूसरे नंबर की संख्या उत्तर प्रदेश में पासी जाति की है। तो ये राम अजोर सरोज शेड्यूल कास्ट के पासी जाति के, और काशीराम जी के समय से वामसेप में कार्यरत है। अभी रिटायर हो गए तो भी मंडलीय प्रमुख थे। इनको अभी डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया गया है। ईमानदार, कर्मठ और निष्ठावान। 5वें नंबर के जो उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है दिनेश लोधी। ये हमारे 15-20 साल से कार्यरत लोधी समाज के, और ये जो इलाका है, कौन सा इलाका है यूपी का? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में उसका विकास नहीं हुआ। इतनी बड़ी गंगा नदी यूपी में बहती है, मगर वहां की महिलाओं को 5-5 किलोमीटर पानी के पीने के लिए जाकर के पानी लाना पड़ता है। अगर हमारी सरकार बनी तो इन सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी। किसी राजनीतिक दल ने यह आश्वासन नहीं दिया, और यह आश्वासन 100% 100 रुपए का स्टैम्प लगा करके दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमने अमल नहीं किया तो आप कोर्ट में जाकर हमारे खिलाफ केस दायर कर सकते हो। क्या बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने, योगी ने, या किसी भी राजनीतिक दल ने क्या कोई स्टैम्प पेपर पर घोषणा पत्र लिखकर दिया? बिल्कुल नहीं दिया। उनको पूछो देते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं? तो ये कारण नहीं बता सकते, मगर नहीं देते। क्यों? आपको मैं बताता हूं। जो नहीं बता सकते वो क्या कारण है? क्योंकि वो जो आश्वासन देते हैं वो पालन नहीं करते हैं, धोखाधड़ी करना चाहते हैं, इसलिए स्टैम्प पेपर पर नहीं लिखवाते हैं। हमने स्टैम्प पेपर पर लिखवाया, जो आश्वासन देंगे, जो वादा करेंगे, निभाएंगे। बुंदेलखंड की महिलाओं को 5-5 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है ना। अगर हमको सरकार बनी तो हम गंगा की एक नहर बुंदेलखंड लेके जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने भरूच के पास नदी है नर्मदा, भरूच के पास दक्षिण गुजरात में, तो वहां का पानी वो कच्छ में लेके गए। वो इतना लंबा लेके
लेके जा सकते हैं। कानपुर में गंगा आती है, कानपुर से बुंदेलखंड गंगा की एक नहर निकाल कर नहीं लेके जा सकते। जा सकते हैं मगर नीयत नहीं है। अगर हम लोगों को अवसर मिला तो हम लोग गंगा की एक नहर, अरे गंगा में तो 12 माह ही पानी है भाई। हिमालय में बर्फ जो है गर्मी के दिनों में पानी बनता है, पानी बनकर बर्फ जो है नदी में आता है। तो गंगा ऐसी नदी है जो 12 माह ही है, यानी उसमें 12 माह पानी रहता है बहता हुआ। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं वो 6 माही पानी है, उसमें 6 माह पानी रहता है, 6 माही सूख जाता है, पानी 12 माही नहीं रहता है। तो ये गंगा का पानी बुंदेलखंड लेके जाया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र का पानी हर साल लाखों करोड़ का नुकसान होता है। अरे बाग बनाओ और पानी साउथ इंडिया में लेके जाओ। साउथ इंडिया में जो पानी का अकाल है, ब्रह्मपुत्र का पानी सारे साउथ इंडिया में फैल जाएगा और पानी का कोई अकाल नहीं होगा। खेती को पानी मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा, इंडस्ट्री लगाने के लिए पानी मिलेगा और वाटर लेवल, जो जमीन की वाटर लेवल नीचे जा रही है वो वाटर लेवल ऊपर आएगी। 500 फीट नीचे खोदने के बाद में पानी लगता है और अगर ब्रह्मपुत्र का पानी साउथ इंडिया में लेके जाओ 100 फीट के ऊपर पानी वाटर लेवल आ जाएगी। इतना पानी जमीन में अंदर जब होगा। अरे किया जा सकता है। भारत सरकार का बजट कितना है जानते हो? भारत सरकार ने अभी कल परसों बजट घोषित किया, वो बजट का आंकड़ा था 38 लाख करोड़। 38 लाख करोड़ ये कितना होता है? हमारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कितना होता है। हमारे लोगों की औकात लाख वाली है। अब इंजीनियर डीपी सिंह की करोड़ वाली हो गई है, मगर वो एक आध होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से तो करोड़ समझ में नहीं आता। 38 लाख करोड़। मैंने प्रोफेसर, मैथ का प्रोफेसर को पूछा, गुरुजी ये 38 लाख करोड़ रुपया कितना होता है? कागज में शून्य लिखकर बताओ तो उसने कहा पता नहीं। मैं भी इतना शून्य नहीं लगा सकता, इतना शून्य होता है। इतना 1 साल का बजट है भारत सरकार का। राज्य सरकार का अलग है। ये तो केंद्र सरकार का बता रहा हूं। राज्य सरकार का अलग, महानगर पालिका का अलग। बॉम्बे महानगर पालिका का बजट 40,000 करोड़ का, नगर महापालिका का। ऐसी महानगर पालिकाएं हमारे देश में कई है। 100 से कम महानगर पालिकाएं नहीं होगी। 714 714 जिले हैं, उसमें 100 से कम महानगर पालिका नहीं होगी। तो जिला पंचायत का बजट अलग, तालुका पंचायत का बजट अलग, नगर पालिका का बजट अलग, ग्राम पंचायत का बजट अलग। पैसे की कोई कमी नहीं है। 100 लाख करोड़ रुपए का तो भारत सरकार पर कर्जा है। 100 लाख करोड़ कर्जा है। कहां गया भाई पैसा?
पैसा जो है कहां गया? एक गरीब के हिस्से में क्यों नहीं आ रहा है? अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया तो अखबार में खबर छपकर आई। क्या छपकर आई? कि 20 लाख करोड़ रुपया इनकी प्रॉपर्टी असेट संपदा थी, 33 लाख करोड़ हो गई। अगर अभी नया आंकड़ा आ गया, उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी 23 लाख करोड़ थी, वो 53 लाख करोड़ हो गई है। इसका मतलब है कोविड काल में उद्योगपतियों की संपदा 30 लाख करोड़ बढ़ गई है। तो पैसा गरीब के हिस्से में क्यों नहीं आता है? नरेंद्र मोदी कहता है विकास 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 विकास। तो हमने कहा, उसके आदमी को पूछा, विकास के बारे में कुछ जानते हो? तो गांव का बुजुर्ग आदमी कहा, जानते हैं। क्यों नहीं जानते? हमारे गांव में नारायण है, उसके बेटे का नाम विकास है। क्या समझ रखा है आपने? हम जानते नहीं है नारायण के बेटे का नाम विकास है। अरे हमने कहा, चाचा नारायण के बेटा विकास उसका नहीं पूछ रहा हूं, ये जो नरेंद्र मोदी जो विकास विकास बोल रहा, वो विकास के बारे में कुछ जानते हो? हमें तो ये विकास कहीं मिला नहीं, दिखाई नहीं दिया कभी। हमारे गांव में हम रह रहे, बच्चों से लेकर अब तक बूढ़े हो गए, मगर ये देखा नहीं हमने कभी। देखो, नरेंद्र मोदी को पूछा, वो विकास विकास कहता, भाई यूपी में हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। एयरपोर्ट में क्या होता है? रोडवेज पर बस चलती है, रेलवे स्टेशन पर रेलवे चलती है, एयरपोर्ट पर फ्लाइट चलती है। तो जब एयरपोर्ट, नरेंद्र मोदी कहता है 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए हमने यूपी में, विकास किया, तो हमारे लोग जब फ्लाइट उड़ती है, बड़ा आवाज होता है, तो हमारे लोग घर के अंदर से दौड़ते हुए आंगन में आते हैं, और आंगन में आकर क्या करते हैं? एरोप्लेन जा रहा है। बस इतना ही उसका देखने भर का ही उसका अरमान होता है। वो जिंदगी में बैठने की कभी सोचता नहीं है और कल्पना नहीं करता कि हम बैठेंगे। तो ये विकास है नरेंद्र मोदी का, जिसका आम आदमी के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरा उसने कहा, देखो यूपी में हमने विकास क्या किया। 1 लेन का रोड था, 2 लेन वाला बनाया, 2 लेन का था, 4 लेन रोड बनाया, 4 लेन वाला था, 6 लेन बनाया, 6 लेन वाला था, 8 लेन बनाया। ये बात तो मानना पड़ेगा, बात सही है। मगर वो जो एक्सप्रेस हाईवे रोड है, उस पर लिखा होता है, इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते, इस पर पैदल नहीं चल सकते, इस पर घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते। इसका सीधा सीधा मतलब है, ये विकास तो है, मगर आम आदमी का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है, आम आदमी के लिए इन लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा है। हमारे लोगों की क्या उम्मीदें हैं? साधारण लोगों की क्या उम्मीदें हैं? SC, ST, OBC माइनॉरिटी की क्या उम्मीदें हैं? रोटी, कपड़ा,
और मकान इज्जत से। रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से। इज्जत से समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात। नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहा है 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं। एक मुफ्त का अनाज खाने से हराम का खून बनेगा। हमारे लोग इस देश में 2-3 हजार साल से मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके रोटी कमा कर खाना चाहते हैं। हमें रोजगार चाहिए। तुम्हारे हराम का 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। हमारे लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार दो, हम मेहनत करने के लिए तैयार है और कमाई हुई ईमान की रोटी खाएंगे, इज्जत की रोटी खाएंगे, सम्मान की रोटी खाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इतने प्रधानमंत्री बने देश में। तमाम प्रधानमंत्रियों ने रोटी कपड़ा और मकान की 75 साल आजादी में व्यवस्था नहीं। जिन प्रधानमंत्रियों ने आम आदमी के रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं की, उन लोगों को मैं नालायक होने का सर्टिफिकेट अता करता हूं। वो प्रधानमंत्री आम आदमी की बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से, शिक्षा। वो ये नहीं कहते कि बाबा साहब अम्बेडकर की तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने के लिए भेजो। नहीं, वो बोलते गांव में एक स्कूल होना चाहिए और हमारा बच्चा हमारे ही गांव में स्कूल में जाना चाहिए। ये लोग जो है 6.5 लाख गांव में से 2.5 लाख गांव में स्कूल नहीं। 75 साल के आजादी में सरकारी आंकड़ा है 2.5 लाख गांवों में स्कूल नहीं है। 3 किलोमीटर अंतर, 5 किलोमीटर अंतर, कहीं कहीं 7 किलोमीटर अंतर स्कूल में पढ़ने को बच्चों को जाना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ ने, अखिलेश यादव ने, इनकी सरकारें रही, मायावती ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? बच्चों को अब भविष्य में पैदल चलना नहीं होगा, उनको रोडवेज के बस में फ्री में बैठने को मिले। रोडवेज के बस में फ्री में बैठने को मिलेगा। तो हमने सोशल मीडिया की टीम गांव में भेज दी, जाओ भाई जानकारी करो कि सरकार ने, योगी ने, अखिलेश ने, मायावती ने, मोदी ने ऐसा ऐसा निर्णय लिया, इस पर आपका क्या कहना है। स्कूल के पास बच्चों को जाकर पूछा ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा निर्णय हुआ है। कहा निर्णय तो बहुत अच्छा है, निर्णय तो बहुत अच्छा है, मगर हमारे गांव में रोड नहीं, हमारे गांव में रोड नहीं है। तो रोडवेज कहां से हो? रोड ही नहीं है तो रोडवेज, अरे रोड होगा तो रोडवेज होगा। रोड ही नहीं है, रोडवेज कहां से होगा? अब जब रोडवेज ही नहीं होगा तो फ्री में बैठने को मिलेगा, कहां से फ्री में मिलेगा? तो इस तरह से ये लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इतना साधारण काम नहीं कर पाए। 75 साल की आजादी में चीन अमेरिका के बराबर चला गया, समान तारीखों को हमारे देश आजाद हो गए। चाइना अमेरिका के बराबरी में आ गया
और कहीं कहीं वो अमेरिका से भी आगे चला गया। हम लोग अमेरिका के बराबरी में तो छोड़ो, चाइना से भी कहीं ज्यादा पीछे। तो इस तरह से जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये बात साथियों समझना जरूरी है। इसलिए ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये बातें हम लोग करेंगे कि हम लोगों को कम से कम 10 गांव के अंदर, जैसे 6.5 लाख गांव है, तो 10 गांव को मिलाकर अगर आप प्लान बनाओ तो 65,000 स्कूल होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर 65,000 बढ़िया स्कूल 10 गांव के सेंटर में बनाया जा सकता है। रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल, और वहां उन बच्चों को जाना आना नहीं होगा, रेसिडेंशियल व्यवस्था होगी और बेहतरीन किस्म की एजुकेशन वहां बच्चों को उपलब्ध होगी और गांव में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा किया जा सकता है। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता, गरीब पावर्टी लाइन का मुद्दा था। तो एक काल में एक्सट्रीम पावर्टी लाइन में लोग नीचे चले गए, तो हमने घोषणा पत्र में एक्सट्रीम पावर्टी में जीवन यापन करने वाले लोगों के 5 लोगों के परिवार को 11,000 रुपया महीना उनके अकाउंट में डाला जाएगा। 5 लोगों के परिवार में महीने को 11,000 रुपया अकाउंट महिला के नाम पर होगा। घर का मुखिया महिला को माना जाएगा, नहीं तो आदमी को मानेंगे तो वो 11,000 आएंगे, वो पौवा पीदर उधर ही उधर कर देगा, तो गरीबी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए परिवार का मुखिया कानून बनाकर महिला को माना जाएगा। बैंक से पैसा निकालने का काम भी उसका ही अधिकार होगा, खर्चा करने का भी अधिकार होगा। और उस परिवार में स्त्री या पुरुष जो भी सक्षम होगा, सरकार का उसको काम करना होगा। जो सरकार काम देगी वो महीना उसको करना पड़ेगा। तो इससे जानते हो क्या होगा? 11,000 भी मिलेंगे और सम्मान भी मिलेगा। काम करके 11,000 मुफ्त का नहीं ले रहा हो, और 11,000 मिलेगा। अपने बच्चों को स्कूल में ड्रेस, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था, इतना हर करने भर से हो जाए। पैसे की कोई कमी नहीं है, प्लान बनाने की जरूरत है। क्या किसी प्रधानमंत्री ने गरीब केंद्रित विकास की कोई योजना बनाई आज तक? एरोप्लेन का बनाया, 6 लेन बनाया, 8 लेन बनाया। अरे गरीब को आधार बनाकर गरीब के विकास की कोई योजना बनाई नहीं बनाई जा सकती, ऐसा कौन कहता है? बनाया जा सकता है। 10 गांव में जो किसान हैं वो जो फसल निकालते हैं, 10 गांव के बाहर वो फसल नहीं जाएगी। 10 गांव के सेंटर में किसान की कोऑपरेटिव इंडस्ट्री खड़ी होगी, वहां किसान का ही कच्चा माल जाएगा। जितना कच्चा माल पैदा होता है उसकी प्रक्रिया का उद्योग वही चलेगा, और 1 रुपया खर्चा होगा तो किसान को 3 रुपया मिलेगा। ये तो 1.5 रुपया देने के लिए तैयार है, 3 रुपया मिलेगा इस तरीके से। और इस तरह से वहां उद्योग होगा तो रोजगार भी होगा। उसके लिए सहारनपुर के बच्चों को बॉम्बे जाना, पलायन करने की जरूरत नहीं होगी। उसके इलाके में ही किसान के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को वहां जॉब मिलेगा, और साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल में इतना डेवलपमेंट होगा, एक इंडस्ट्री की 10 इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी।
ये जो गांव के लोग शहरों में पलायन कर रहे और शहरों का विकास अव्यवस्थित विकास हो रहा है, वहां पानी का सप्लाई करने के लिए डैम बनाया किसान के लिए, अब पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही सरकार को शहरों के लिए, तो किसान को खेती में पानी देना मुश्किल हो रहा है। सारी योजना बनाई जा सकती है। अगर आप 5000 शहर गांव को एक सेंटर बना और वहां एक शहर बना, वहां कोई बॉम्बे या बड़े शहरों में एक आदमी भी पलायन नहीं करेगा, वही शहर डेवलप करेगा। तो ये जो बहुत बड़े बड़ा बॉम्बे जाओ, 2 करोड़ लोग एक शहर में रहते, 2 करोड़, अरे कैसी व्यवस्था होगी? योजना बनाई जा सकती है। तो ये सारा काम किया जा सकता है, ये सारा का सारा काम किया जा सकता है, मगर अभी तक जिन लोगों को सरकार बनाने का जनता ने मौका दिया वो नालायक थे, वो लोग नालायक निकले हैं। और इसीलिए 90% गांवों के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जीवन यापन कर रहे हैं, 75% शहरों के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, और नई पॉवर्टी लाइन, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन डेवलप। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।